हाजिम खानजादा एक झटके से अपनी कुर्सी से उठा था। उसके संजीदा चेहरे पर अब परेशानी के साए छाने लगे थे। वो फोन कान से लगाए बेहद फिक्रमंदी से मुकाबिल की बात सुन रहा था। गुल खान, दादाजी की तबीयत अब कैसी है और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो अपना स्टैंड पर लगा कोट और गाड़ी की चाबी लिए जल्दी से अपने ऑफिस से बाहर की जाने बढ़ा था। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, तब तक कोई भी मसला हो मुझे फौरी बताना है। वो रिसेप्शन पर रुकता, फोन बंद कर गया और फिर वो अपनी सेक्रेटरी को जरूरी हिदायत देता अपनी कंपनी की इमारत से निकलता चला गया। वो लंबे और मजबूत कदम जमीन पर धरता अपनी गाड़ी की तरफ आया तो ड्राइवर ने झट आगे बढ़ते उसके लिए दरवाजा खोलना चाहा, तो वो अपना हाथ खड़ा करता उसे ऐसे करने से मना करके आया था। नुमान खान, मैं गाँव जा रहा हूँ तो कुछ दिन आप वहीं रुकूंगा, तो खुद ड्राइव करके जा रहा हूँ। तुम इन दिनों अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारो। वो उजरत में बोलते हुए ड्राइविंग सीट संभालता तेज रफ्तारी से गाड़ी वहां से निकाल ले गया। हाजिम खानजादा को कॉल करने वाला हवेली का खास मुलाजिम गुल खान था, जिसने उसे बताया था कि दादा जान की तबीयत खराबी की वजह से उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया है। हाजिम खानजादा भी सीधे वहीं जाने का इरादा रखता था, लेकिन वहां पहुंचने से कुछ देर पहले गुल खान ने दादा जान को घर का बताया तो वो हाजिम खानजादा सुकून भरी सांस खारिज करता गाड़ी को हवेली के रास्ते पर मोड़ गया था। हाजिम खानजादा जैसे ही हवेली के रिहायशी हिस्से के दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो ठीक उसी वक्त एक छोटी सी जान उससे आ टकराई। दोनों की तेज रफ्तारी की वजह से जोरदार तसादम हुआ, जिससे हाजिम खानजादा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, अलबत्ता उसकी पेशानी पर बेशुमार बल पड़ चुके थे। वहीं वो छोटी सी लड़की जिसका सर इस टकराव में हाजिम खानजादा के सीने से लगा था, वो अभी तक अपना घूमता सर लिए उसकी सफेद शर्ट को अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियों में भींचे खड़ी थी। नूरे, ये क्या हरकत थी? देखकर नहीं चला जाता तुमसे? हाजिम खानजादा चाहकर भी अपना लहजा नर्म नहीं रख पाया था, जिस पर जैसे ही नूरे ने उसकी सख्त खुरदरी आवाज सुनी, मुंह बनाते हुए झट एक कदम पीछे हुई थी। हाजिम लाला, अगर हम देखकर नहीं चल रही थी तो आप आंखें खुली रखता ना। वो अपने दुखते सर पर हाथ रखती अपनी मखसूस पठानी अंदाज में तड़क कर बोली थी। नूरे हाजिम खानजादा के चचा की इकलौती बेटी थी और उससे 12 साल छोटी थी, लेकिन इसके बावजूद इनमें मुंह मारी हो जाया करती थी। उसकी ये जबान चलाने की आदत हाजिम खानजादा को सख्त बुरी लगती थी, क्योंकि हर जगह हाजिम खानजादा को एक खास प्रोटोकॉल मिलता था। वो अपने घर का बड़ा बेटा था, इस घर का वारिस था, तो सबके लिए वो बहुत अहमियत रखता था। अच्छा, हम फिलहाल मान लेता है हमारी गलती है, क्योंकि हमें मजीद नहीं लड़ना। दादा जान का तबीयत खराब है तो हम उनके पास जा रहा है, आपको भी आना है तो आ जाए। दादा जान का तबीयत आपकी बदौलत ही खराब है। वो उस पर एहसान करने वाले अंदाज में बोलती आखिरी बात खासतौर पर उस पर जता गई तो हाजिम खानजादा ने इस छोटी सी फितना नुमा लड़की को घूरी से नवाजा और उसकी मजीद बातें सुने बगैर दादा जान के कमरे की तरफ चली आए। मगर नूरे को ये कहाँ बर्दाश्त होना था, इसीलिए वो भागती उससे पहले कमरे में दाखिल होती दादा जान के बेड पर चढ़ती अपनी जगह संभाल चुकी थी। वो किसी सूरत हाजिम खानजादा को दादा जान का प्यार और मोहब्बत अकेले बटोरने नहीं दे सकती थी। नूरे को अपने पास टिकते नवाब खान के चेहरे पर शफकत छाई थी। नूरे जल्दी से उसका बाजू पकड़े अपने कांधे पर रख गई। जब उसी वक्त हाजिम खानजादा कमरे में दाखिल हुआ और अपनी शानदार शख्सियत की बदौलत वहीं हर तरफ छाने लगा था। नवाब खान की जैसे ही उस पर नजर पड़ी वो झट अपनी टेक और नूरे के गिर्द से अपना बाजू हटाते उठकर बैठने की कोशिश करने लगे, जिस पर नूरे ने मुंह बिगाड़ना शुरू कर दिया। मेरा खान आया है, किसी ने बताया क्यों नहीं हमको? वो प्यार और मोहब्बत का पैकर बने अपनी बाहें हाजिम खानजादा के लिए वाह कर गए तो वो झट आगे बढ़ते उनके पहले की निस्बत कमजोर होते वजूद को खुद से लगा गया। नवाब खान के दिल में जैसे ठंडक उतरती चली गई कि उन्हें अपने पोते से इस कदर ही ज्यादा प्यार था। दादा जान अब शायद उनसे नाराज था, नहीं, नूरे के लहजे में खफकी का असर छुपा था। अपने पोते के आगे वो उसे भूलने लगती तो वो झट उन्हें याद दहानी करवाने की कोशिश करने लगती, जिस पर वो खफीफ सा हंस दिए थे कि उनकी नाराजगी तो इरहाम खानजादा को अपने सामने देखते ही खत्म हुआ जाया करती थी। मेरे इतने फिट फाट से दादा जान को क्या हो गया आखिर? इरहाम खानजादा संजीदगी से बोलता उनके हाथ पकड़े अपनी आंखों से लगा गया। आपको याद करते करते हमारा दादा जान बीमार पड़ा था। हाजिम खानजादा के हाथ से नवाब खान का हाथ एक तरह से खींचते उनके बाजू से लगकर बैठी थी। उसकी बात पर हाजिम खानजादा वाकई में थोड़ा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि उसने इस बात हवेली चक्कर लगाने में ज्यादा दिन का वक्फा ही ले लिया था। रात के 9 बज रहे थे और उसी वक्त सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे, जबकि हाजिम इस वक्त फुर्सत से अपने दादा जान के पास बैठा उनकी टांगे दबाने के साथ साथ बातें भी कर रहा था। जब नवाब खान ने अपना गला कुंकारते हुए एक नजर वजाहत से भरपूर हाजिम खानजादा के चेहरे पर डाले, वो अपने दिल की बात करने के लिए अल्फाज तलाशने लगे। हाजिम खान, मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? उनका लहजा इल्तिजाइया था, जिस पर हाजिम खान ने हैरानगी से उनकी तरफ देखा। दादा जान, आप कहकर तो देखें, हुक्म करें बस, आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पर। हाजिम खानजादा ने उनका मान बढ़ाया था। वो धीमा सा मुस्कुराए। हाजिम खान, तुम जानते हो ना नूरे और तुम मेरे लिए कितने अहम हो, मेरे दिल के करीब। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे ये प्यारे से 2 लोग एक साथ जुड़ जाएं। नूरे बहुत मासूम है और जानता हूँ अभी कम उम्र भी है, मगर न जाने क्यों मुझे लगता है कि जिस तरह मैं उसकी हिफाजत करता हूँ इस तरह बस तुम हो जो उसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हो। नवाब खान अपनी बात से हाजिम खानजादा पर क़यामत बर्पा कर चुके थे कि वो उनकी टांगों पर मौजूद उसके हाथ एक ही जगह जम चुके थे। वो साकित सा लफ्ज़ ये बैठा था, कुछ बोलो ना खान।
नवाब खान उसके चेहरे को पड़ते धड़कते दिल के साथ बोले, दादा जान मैं कैसे? नूरे तो मुझसे बहुत छोटी है। हाजिम खानजादा कुछ बौखला कर बोला था। दिल दिल में वो सख्त बेचैन और परेशान हो चुका था, लेकिन वो दादा जान को एकदम से इनकार करने की हिम्मत नहीं रखता था। कुछ उनकी खराबी तबीयत का भी ख्याल था। जानता हूँ मेरे बच्चे, इसीलिए तो अभी बस निकाह का इरादा है। जब वो 18 की हो जाए तो रुखसती कर लेंगे। वो तो जैसे सब सोचे बैठे थे। हाजिम खानजादा का चेहरा गहरी संजीदगी की लपेट में आ चुका था। उसने गहरी सांस भरते दिमाग के घोड़े दौड़ाए। कोई बहाना तलाश करते मुंह खोला ही था कि नवाब खान ने उठकर बैठते उसका हाथ पकड़ा था। मेरी नूरे को लोगे ना अपने निकाह में? मैं शायद तुम्हें जालिम लग रहा हूँ, मगर क्या करूं बच्चे, मेरा दिल 2 जवान बेटों को मट्टी तले दफनाते कमजोर हो चुका है। एक ये नूरे है जिसकी वजह से मेरे अंदर जिंदगी की रमक दौड़ रही है, इसीलिए इसे खुद से दूर नहीं करना चाहता। नवाब खान हर तरह से हाजिम खानजादा को अपने घेरे में लेते बेबस कर चुके थे कि उसे सब भूल कर इस बात में सर हिलाना पड़ा, और इसके सर की जरा सी जुम्बिश से ही नवाब खान जैसे फिर से जी उठे थे। मेरा फर्मा बरदार बच्चा, तुम नहीं जानते मुझे कितनी बड़ी खुशी थी। बस सुबह होते ही शाम तक तुम दोनों का निकाह पढ़वा देंगे सादगी से। नवाब खान हाजिम खानजादा को खुद से लगाए उसकी पुश्त सहलाते अपना अगला प्रोग्राम उसके गोश गुजार करने लगे थे, तो हाजिम खानजादा के पास सिवाय जब्त के और कोई चारा नहीं था। वो सख्ती से अपनी आंखें बंद कर गया था, और इसके बाद वो ज्यादा देर नवाब खान के पास बैठ नहीं सका और नींद का बहाना करते जल्दी से अपने कमरे में चला गया था। कि आखिर में किस मुसीबत में फंस गया हूं। हाजिम खानजादा कमरे का दरवाजा धाड़नुमा आवाज के साथ बंद करते चिल्लाया था, नूरे नूरे। आखिर दादा जान को उसके आगे मैं नजर क्यों नहीं आता? उन्हें बस उसकी परवाह है, मेरे जज्बात जाए भाड़ में। वो ड्रेसिंग टेबल पर रखा अपना परफ्यूम उठाकर दीवार पर मारते अपना गुस्सा निकाल रहा था। फिर आखिरकार वो अपने थके आसाब के साथ बेड पर बैठता, बालों में हाथ फंसाए सर झुकाए बैठ गया था। खुद को नॉर्मल करने के लिए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था, और इस रात सोने से कबल वो बस किसी मौजज़ा होने की उम्मीद के साथ नींद में उतरता चला गया। लेकिन अगले दिन शाम को निकाह के कागजात पर दस्तखत करते हाजिम खानजादा की हर उम्मीद खत्म होती चली गई थी। इस नए रिश्ते के बनने पर हाजिम खानजादा के अंदर कड़वाहट बढ़ने लगी थी, और ये कड़वाहट किसी सूरत में निकलनी थी कोई नहीं जानता था। थोड़ी देर बाद नवाब खान अपने बाजू के हल्के में नूरे को लिए हाजिम खानजादा के पास आए। नूरे को उसके साथ एक ही सोफे पर बिठा गए तो अपनी अपनी जगह दोनों ही जुज़बुज़ होकर रह गए। कम उम्री में ये निकाह और अब हाजिम खानजादा के साथ बैठना कि सबकी नजरें उन पर जमी थी, तो इस सूरत में नूरे जो हर वक्त पटर पटर बोला करती थी, नजरें झुकाए घबराई सी बैठी थी। सभी उनके साथ आकर बैठते तस्वीरें बनवाने लगे कि ये नवाब खान की ख्वाहिश थी, जबकि हाजिम खानजादा ने अपनी नई नवेली मनकूहा की तरफ एक नजर नहीं डाली थी, जो सफेद फ्रॉक और रेड दुपट्टे में किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। वो इस वक्त मासूम सी परी बनी सबका दिल मोह रही थी। जब उसी वक्त एक कॉल सुनने का बहाना बनाते हाजिम खानजादा जल्दी से नूरे के पास से उठकर निकलता चला गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि इन लम्हों को महसूस करने की किस कदर कसक उसके अंदर जन्म लेने वाली है। नूरे लूडो को अपनी बगल में दबाए अपने कमरे से निकली। उसका रुख दादा जान के कमरे की तरफ था। वो दोनों दादा पोती बहुत मजे से लूडो खेला करते थे, लेकिन आज जब नूरे उनके कमरे में गई तो वो कमरे में मौजूद ही नहीं थे। वो उनके मर्दान खाने में होने का सोचते उधर ही चली आई जब उसका हाजिम खानजादा से निकाह के बाद पहली बार सामना हुआ, जिससे नूरे के अंदाज में थोड़ी झिझक पैदा हुई, जिस पर वो झुंझला कर रह गई। तो वो एक गहरी सांस भरते अपने साबका रूप में वापस आती हाजिम खानजादा से मुखातिब हुई थी। चेहरे पर शरारती सी मुस्कुराहट बिखरी थी। हम तुम्हारा दुल्हन है, हमारे साथ लूडो खेलेगा? वो अपनी पठानी तर्ज में नाक सुकेड़ती बोली थी। हाजिम खानजादा ने इस छोटी सी लड़की को घूरा था, जो थी तो 12 साल की, मगर पंगे हमेशा हाजिम खानजादा से लेने की कोशिशों में रहती थी। शराफत से अंदर जाओ, अगर मर्दान खाने में कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। ये उसके साथ कम से आती थी कि उसने एक 12 साल की लड़की के साथ निकाह कर लिया, तो क्या वो उसके साथ लूडो भी खेलेगा? हाजिम खानजादा को खुद पर जी भरकर तरस आया था। सब सही कहते हैं, आपको बस चितर चितर करना ही आता है। वो गुस्से से कहते वहां से पलटने लगी जब हाजिम खानजादा ने उसका बाजू पकड़ते उसे अपने मुकाबिल किया था। छोड़ो हमारा बाजू, नूरे ने कहते हाजिम खानजादा की आंखों में देखा, तो हाजिम खानजादा उसकी आंखों में आंसू देखते पल भर को थमा, तो वो झटके से अपना बाजू छुड़ाती भाग गई। हाजिम खानजादा ने खड़े खड़े फैसला किया था। वो वापस मर्दान खाने में जाने के बजाय अपने सेलफोन पर सेक्रेटरी को कॉल मिलाते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो आज शाम तक यहाँ से जाने का सोच चुका था। वो अपना जरूरी सामान लेता, निकसिक सा तैयार कमरे से निकलता, सबसे मिलने लगा, तो आज वो सबसे ऐसे मिल रहा था जैसे कहीं लंबे अरसे के लिए जा रहा हो। वो अपनी माँ, चच्ची और बहन से मिलता दादा जान के पास चला आया। वो इस वक्त भी मर्दान खाने में मौजूद थे कि उन्हें जमीनी मामलात के साथ गांव के बहुत से मसाइल को भी देखना पड़ता था। उन्होंने कभी हाजिम खानजादा पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला था, ना ही उसने एहसास किया था कि उसके बाप और चचा जो एक हादसे में इंतकाल कर गए, उनके बाद इस घर को उसकी जरूरत है। उसे बिजनेस में दिलचस्पी थी तो वो बस उसे ही बढ़ाने में लगा हुआ था। अभी वो बस अपने बारे में ही सोचता कि ये घर क्या अपना मुल्क छोड़कर ही जा रहा था, मगर कहीं दिल में इरादा था कि शायद कुछ अरसे तक उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो वापस चला आएगा, मगर वो नहीं जानता था कि वो अपनी वापसी तक क्या कुछ खो देगा। क्या बात है बच्चे? नवाब खान से मिलते जब हाजिम खानजादा काफी देर उनके गले लगा खड़ा रहा तो उन्होंने परेशानी से पूछा। दिल में 100 वसवसे जागे थे।
कोई बात नहीं, और हाँ दादा जान, अब आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है, समझे आप। वो अपनी उदासी छुपाने की कोशिश करता पीछे हटता बोला और एक नजर उनके चेहरे की तरफ देखता खुदा हाफिज कहते पलट गया। हाजिम खानजादा उससे शाम हवेली से निकलते रवाना तो शहर की तरफ हुआ, लेकिन वहां से उसकी मंजिल एयरपोर्ट की तरफ थी कि वो कुछ अरसे के लिए बगैर किसी को बताए सब कुछ छोड़े अमेरिका जा रहा था। नूरे अपनी पठानी फ्रॉक के दुपट्टे को संभालती दादा के पास आई तो वो परेशानी से फोन पर लगे थे। क्या हुआ दादा जान? नूरे ने उसके पास बैठती इस्तफसार करने लगी तब उसकी तरफ देखते जरा सा मुस्कुराए। वो मैं कब से हाजिम को कॉल कर रहा हूँ मगर उसका नंबर बन जा रहा है। उसने खुद भी जब से गया है फोन नहीं किया, वरना पहले तो शहर पहुंचते ही अपनी खैरियत की इत्तला दे दिया करता था। वो गहरी परेशानी से बोले तो नूरे को हाजिम की इस लापरवाही पर गुस्सा आने लगा। अच्छा आप परेशान ना हो दादा जान, अपना फोन हमें दे, हम ट्राई करके देखता है। वो उनका फोन पकड़े हाजिम का नंबर मिला गई, लेकिन आगे से नंबर बंद देखते वो अपना दिमाग लड़ाते दादा जान से हाजिम के सेक्रेटरी का नंबर लेती, उससे कॉल मिला गई। उसका आवाज खोलो बच्चे, नवाब खान अपने दिल में बढ़ती बेचैनी के सबब बोले तो वो कॉल स्पीकर पर कर गई। तो फिर हाजिम के सेक्रेटरी की कॉल उठाने पर नूरे के कुछ बोलने से पहले ही नवाब खान खुद ही उससे हाजिम के बारे में पूछने लगे। तो आगे से जो खबर उन्हें सुनने को मिली उस पर वो साकित होते चले गए, जबकि इस खबर पर नूरे का कुदरती सुर्ख चेहरा भी सफेद सा पड़ गया। वो अलविदाई कल्लमात कहती फोन को बेजान हाथों से वहीं बेड पर रखते दादा जान की तरफ मुतवज्जे हुई थी। आप परेशान क्यों हो रहा है दादा जान? वो किसी काम की वजह से गया होगा। नूरे ने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन वो आगे से नफी में सर हिला गए। वो हमेशा मुझे बता कर जाता है तो अब। वो कुछ बोलते बोलते रुके थे जब नूरे के अल्फाज पर चौंकते हुए उसकी तरफ देखने लगे। आपने उनको हमसे निकाह पर मजबूर किया था? नूरे के सवाल पर वो नजरें चुराने लगे तो नूरे को जैसे अपने सवाल का जवाब मिल गया। आप दुखी ना हो, वो अगर गुस्से में है तो कुछ दिन तक राब्ता कर लेगा। वो उनका हाथ थपकती बड़ी समझदारी से उनकी परेशानी दूर कर रही थी, जिस पर नवाब खान अपनी परेशानी भूलते मुस्कुराकर मौजू से हटकर बात करने लगे। 1 महीना गुजर गया, लेकिन हाजिम खानजादा ने किसी से राब्ता करने की कोशिश नहीं की। उसकी एक संगदिली पर नवाब खान शशतर रह गए, लेकिन जब एक दिन गुल खान को हाजिम से बात करते सुना तो गुस्से से आग बगूला होते उसे सख्ती से आइंदा यहाँ की कोई भी खबर हाजिम खानजादा तक पहुंचाने को मना कर गए। उन्हें हाजिम खानजादा के साथ गुल खान पर भी सख्त गुस्सा आया था। हाजिम खानजादा जो गुल से यहाँ की सारी खबरें लेकर मुतमईन हो जाया करता था, अब परेशान होकर रह गया था। तब वो एक दिन ना चाहते हुए भी दादा जान को कॉल मिला गया। तुम यहाँ से क्यों भागा? नवाब खान बगैर सलाम दुआ किए आज अपनी पठानी लहजे में बोले थे, जो उनके गुस्से में होने का पता दे रहा था। मैं नहीं भागा दादा जान, वो हाजिम खानजादा सफाई देनी चाहिए, लेकिन वो आगे से बात काट गए। इसे भाग जाना ही कहता है हाजिम खानजादा। तुमको नूरे से निकाह से मसला है तो ठीक है, इस रिश्ते को भूल जाओ और जैसे अपनी जिंदगी गुजारनी है गुजारो, हम तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देगा। नवाब खानजादा अपनी बात कहते कॉल बंद कर गए और इसके बाद वो अपनी नाराजगी में हाजिम खानजादा से भी ज्यादा पक्के निकले कि उन्होंने फिर कभी उससे बात करना गवारा नहीं किया। और जब नूरे उनसे कहती कि उन्हें ये निकाह ही नहीं करना चाहिए था तो वो आगे से शर्मिंदा हो जाया करते थे कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में नूरे के साथ ज्यादती कर गए थे, क्योंकि हाजिम को तो वो अपनी मर्जी करने की इजाजत दे चुके थे। उनका ख्याल था कि वो लाजमन वहीं अमेरिका में रहते किसी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर चुका होगा, लेकिन अब वो नूरे के हक के लिए किस मुंह से उससे बात करते। और दूसरा, उनका दिल नूरे पर तलाक का धब्बा लगवाने से डरता था। 5 साल बाद 5 साल का अरसा गुजर गया और उस दौरान हवेली में कुछ भी नहीं बदला। बस दादा जान अपने पोती की जुदाई में आधे रह गए थे कि हाजिम खानजादा को लगा था कि उन्हें अपने सामने नूरे के अलावा कोई नजर नहीं आता, तो वो भी जवाबन उनसे नाराज होकर बैठ गया था कि दादा जान आखिर एक दिन तो उसे वापस आने का कहेंगे, तो क्या पता नूरे से निकाह खत्म करने का इंदिया भी दे दें। हाजिम खानजादा ने 5 साल का अरसा नूरे और दादा जान को याद करते ही गुजारा था कि जैसे एक की याद के साथ दूसरे की याद लाजमी थी, मगर वो नहीं जानता था कि नूरे को अपने दिलो दिमाग में याद रखे वो बुरी तरह उसकी जात की कशिश में मुब्तला हुआ है। और दूसरा, निकाह के पाकीज़ा बोलों ने उसके दिल पर असर किया था कि वो जान ही नहीं सका था। जब एक दिन अचानक नवाब खान के मरने की इत्तला उस तक पहुंची तो वो अपनी जगह जमकर खड़ा रह गया। उसे लगा शायद उसे सुनने में गलती हुई, लेकिन ऐसा नहीं था और वो अपनी इज्जत और गुस्से में अपनी करीबी हस्ती को खो चुका था। और ये जिसकी वजह से हुआ था, हाजिम को उससे नफरत महसूस हुई थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं नूरे खानजादा। हाजिम खानजादा पहली ही फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंचा था कि वो किसी भी तरह अपने दादा जान का आखिरी दीदार करना चाहता था। उसने बड़ी मन्नतों के बाद दादा जान की मैयत को दफनाने से रोका था, क्योंकि नूरे इस हक में बिल्कुल नहीं थी और ये खबर भी हाजिम तक पहुंच चुकी थी और इस छोटी सी लड़की की इस जुर्रत पर उसका तैश बढ़ा था। हाजिम खानजादा की आमद पर उसकी माँ और चच्ची बहन उससे लिपट कर ज़ारो कतार रोई तो उन्हें दिलासा देते नम आंखों के साथ अपने दादा जान के चेहरे को आखिरी बार देखने के लिए आगे बढ़ा था। यहाँ एक तरफ खामोशी से आंसू बहाती चेहरा झुकाई एक लड़की बैठी थी, जो कि यकीनन नूरे ही थी। उसने आगे बढ़ते हाजिम से किसी सलाम दुआ की जरूरत महसूस नहीं की थी, तो हाजिम को भी जैसे परवाह नहीं थी। हाजिम आज भी उस पर गौर किए बगैर बस दादा जान के चेहरे पर नजरें टिका गया, जब थोड़ी देर बाद उनकी फुप्पो का 24 साल जवान बेटा फराज चेहरे पर दुखी तासुरात लिए वहां आया और सीधे नूरे के पास बैठता धीमी आवाज में उसे कुछ कहने लगा। ठीक उसी लम्हे हाजिम की नजर ऊपर उठी थी और सीधी नूरे के चेहरे पर जा पड़ी। वो हमेशा से खूबसूरत थी और अब वो जिस सोगवार हालत में सफेद लिबास में सर पर सलीके से दुपट्टा लिए बैठी थी,
تو بہت پروقار سی لگ رہی تھی۔ گول سفید چہرہ، کچھ سفید کچھ سرخ پڑا ہوا تھا، آنکھیں رو رو کر سرخ ہوتی سوجن کا شکار تھی۔ چہرے کی سنجیدگی اسے عمر سے بڑا دکھا رہی تھی۔ اس کی عمر ابھی ہوئی تو 17 سال تھی، لیکن پھر بھی وہ کہیں سے بھی چلبلی سی لڑتی جھگڑتی نورے نہیں لگ رہی تھی۔ حازم نہ جانے کب تک نورے کو تکتا چلا جاتا کہ جب کچھ اور مرد اندر داخل ہوئے، کیونکہ جنازے کو لے جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ تب نہ چاہتے ہوئے بھی حازم نے دیکھا کہ نورے خود دکھ میں نڈھال ہونے کے باوجود گھر کی دوسری عورتوں کو سنبھال رہی ہے۔ اسے ایسے حوصلے کی امید حازم کو ہرگز نہیں تھی، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اب آنے والا ہر لمحہ اسے ایسے ہی حیرانی میں مبتلا کرنے والا ہے۔ گھر میں آئے کئی مہمان جا چکے تھے، تو ایسے میں گھر کافی سونا سونا سا ہو گیا تھا۔ حازم اپنی ماں اور بہن کے پاس کافی دیر بیٹھنے کے بعد جیسے ہی راہداری کی طرف آیا، نظریں ادھر ادھر دوڑاتے وہ لاشعوری طور پر نورے کو تلاش کر رہا تھا۔ جب آگے بڑھتے ہی اگلا منظر دیکھتے اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھلی اور دل میں شدید جلن پیدا ہوتی چلی گئی، کیونکہ سامنے نورے فراز کے کاندھے کے قریب اپنی پیشانی ٹکائے کھڑی تھی اور فراز اس کے سر پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اس کی یہ نزدیکی حازم کو جیسے دہکتے تندور میں گرا گئی۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ان کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حازم کی سخت اور کھردری آواز پر نورے جھٹ سے پیچھے ہٹ گئی، اپنا رخ موڑ کر اپنے چہرے پر بہتے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ وہ یقیناً رو رہی تھی۔ وہ بس لالی نانا جان کا ذکر کرتے جذباتی ہو گئی تھی، تو ہم نے انہیں کھل کر کہا کہ رو لو تاکہ دل پر بوجھ نہ بن جائے، فراز دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ نورے کے چہرے پر ناگواری سی پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اسپاٹ چہرے کے ساتھ فراز کے مقابل ہوتی اسے حازم خانزادہ کو یکسر نظر انداز کر دیا، اور یہ حازم کو اپنی توہین لگی۔ وہ یہاں سے جانے کے بجائے نہ جانے کیوں وہیں کھڑا رہا؟ لالا، سب مہمانوں کے سونے کا انتظام ہو گیا نا؟ نورے کے بولنے پر حازم پھر سے چونکا تھا کہ وہ صاف اردو میں بات کر رہی تھی۔ لہجہ اور انداز بہت ذمہ دارانہ سے تھے۔ جی لالی، سب ہو گیا۔ فراز کے جواب دیتے ساتھ گل خان بھی وہیں چلا آیا تھا، اور وہ بھی حازم کو چھوڑے نورے سے ہی کل دن میں ہونے والی گل خانی کے انتظامات کے بارے میں بات کرنے لگا تھا۔ حازم خانزادہ کو اپنا آپ وہاں غیر ضروری لگا تو وہ خاموشی سے پلٹ گیا، جس پر نورے نے ایک نظر اس کی پشت پر ڈالتے اپنا سر جھٹکا تھا۔ جس جگہ آج حازم کو ہونا چاہیے تھا وہ جگہ نورے لے چکی تھی۔ یہ سب دیکھتے حازم کے دل میں گلٹ بھرنے لگا تھا۔ یہ احساس کچوکے لگانے لگا کہ حازم خانزادہ ایک خود غرض اور اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والا بزدل انسان بھی ثابت ہو رہا ہے۔ وہ جو اپنی حویلی میں واپسی تک دل میں نورے کے لیے غصہ لیے ہوئے تھا، اس غصے میں کچھ کمی واقع ہو گئی تھی۔ اگلی صبح حازم کمرے سے باہر آیا تو اسی وقت نورے بھی اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ وہ اس وقت اپنے سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ سر پر لیے اور ایک بڑی سی شال پیچھے سے اپنے کاندھوں پر پھیلائے متناسب چال چلتی لاؤنج کی طرف جا رہی تھی۔ حازم خانزادہ کی آنکھوں میں بے ساختہ ماضی کی تصویر بننے لگی، جب یہ لڑکی ہر وقت لاپرواہ بنی چلنے کے بجائے بھاگتی پائی جاتی تھی، کبھی کسی سے ٹکراتی اور کبھی کہیں گرتی، اور آخری بار وہ جس طرح حازم خان سے ٹکرائی تھی تو حازم کو اس کا وہ لمس جیسے آج بھی محسوس ہوا تھا۔ وہ اس پر نظریں ٹکائے کھڑا تھا جب اسے لاؤنج سے آگے مردان خانے کی طرف جاتے دیکھ کر وہ حیران ہوتا، خود بھی جلدی سے آگے بڑھا کہ ان کے ہاں آج بھی عورتوں کا مردان خانے میں زیادہ آنا پسند نہیں کیا جاتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اب یہاں سب بدل چکا ہے۔ اب یہاں کی روایات کو بنانے والی اور توڑنے والی ایک لڑکی تھی جس کا نام نورے خانزادہ تھا، اور ایسا یہاں کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ اپنے باپ دادا کی جگہ ایک لڑکی سنبھال رہی تھی، جس کا اختیار خود اس کے دادا جان نے اسے دیا تھا۔ حازم خانزادہ وہاں آیا تو ملازم نے تیزی سے اس کے لیے بھی نورے کے برابر میں کرسی رکھی۔ مردان خانے میں اس وقت گاؤں کی کچھ معزز شخصیات موجود تھیں جو شاید نواب خان کی تعزیت کے لیے آئی تھیں۔ اپنے سے کچھ فاصلے پر حازم خانزادہ کو بیٹھتے محسوس کر کے نورے نے وہاں سے جانا چاہا، جب سامنے بیٹھے ایک بزرگ بول پڑے تھے، آپ کہاں جا رہی ہیں بچے؟ ہمیں نواب خان کے لیے فاتح کہنی ہے، آپ ہمیشہ ان کے ساتھ رہی ہو تو آج بھی آپ کی یہاں موجودگی لازمی ہے، جس پر نورے کو مجبوراً دوبارہ بیٹھنا پڑا۔ حازم خان، اچھا ہے تم آ گئے، آپ واپس تو نہیں جاؤ گے نا، کیونکہ یہاں اب تمہاری ضرورت ہے۔ ویسے تو نورے بچے سب سنبھالتی ہے اپنے دادا کے ساتھ، مگر پھر بھی گھر میں ایک مرد کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اور شخص نے بولنے پر حازم خانزادہ نے حیرانگی سے نورے کی طرف دیکھا تھا، اور پھر اسے آج نورے کے بڑے دھڑلے سے یہاں بیٹھنے کی وجہ بھی سامنے آ گئی تھی کہ وہ ان سب چہروں کو بخوبی جانتی تھی، اسی لیے وہ سب ایک ساتھ موجود تھے۔ جی بالکل، اب مستقل یہیں رہنے کا ارادہ ہے، پوری کوشش ہے کہ ماضی کی غلطیاں اب نہ دہراؤں۔ حازم خانزادہ کے مضبوط لہجے میں بولنے پر سب نے اس کے فیصلے کی تعریف کی تھی، جبکہ نورے نے کچھ چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا، اور تبھی حازم بھی اس کا خود کی طرف دیکھنا نوٹ کرتے جواباً اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، تو یوں آنکھیں چار ہونے پر نورے کے دل میں بڑے زور سے ہلچل ہوئی تھی، جس کو وہیں دبانے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ سامنے بیٹھا انسان اس کی نظر میں بہت ظالم تھا، اور وہ اس کے ہاتھوں اپنی اور اپنے دل کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دادا جان کے انتقال کو 40 دن سے زیادہ ہو چکے تھے۔ جب رات کے وقت سب ڈنر کی ٹیبل پر موجود تھے تو حازم خانزادہ کی ماں نگین بیگم بولی تھی کہ ان کی بیٹی پلوشی کے سسرال والے سادگی سے اس کی رخصتی مانگ رہے ہیں، جبکہ نکاح پہلے ہو چکا تھا۔ حازم خانزادہ اپنی ماں کی بات سنتے ابھی کچھ سوچنے میں مصروف تھا، جب اپنا کھانا مکمل کرتی نورے سنجیدہ سی بولتے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ان کا کہنا جائز ہے تائی امی کہ وہ کافی عرصے سے انتظار میں ہیں، تو اب آپ انہیں ہاں کہہ دیں، باقی کے انتظامات ہو جائیں گے، آپ بس دن مقرر کر کے مجھے بتا دیجیے گا۔ نورے جیسے ہی اپنی بات مکمل کرتی وہاں سے گئی، حازم اپنا سمو لے کر رہ گیا تھا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ اس کی ماں اس سے مشورہ مانگ رہی ہے، جو کہ اس کی غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔
یہ لڑکی اپنی عمر سے بڑی بننے کے چکروں میں پڑھ بھی رہی ہے یا پھر پڑھائی کو چھوڑتے اس بڑے پن کے مزے لے رہی ہے کہ ہر کوئی اس کے حکم کے مطابق چلے۔ وہ خود سے بڑبڑاتا کھانا زہر مار کرنے لگا کہ وہ آج 2 دن بعد شہر سے حویلی آیا تھا، آج ڈٹ کر گھر کا کھانا کھائے گا، لیکن اب کھانے سے دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ سب کو وہیں مصروف چھوڑتے تیز قدم لیتا آگے بڑھا۔ اس کا رخ نورے کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم بلا ارادہ ہی بغیر دستک دیے کمرے میں چلا آیا تھا، اور نورے جو آج پھر حازم کو اپنے ارد گرد موجودگی پر بے سکون سی، اب کمرے میں آتے گہرے سانس بھرتے اپنی کتابیں کھولنے والی تھی۔ جب دروازہ کھلا اور حازم خانزادہ اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ناگواری چھاتی چلی گئی۔ اتنا پڑھا لکھے اور ویل ایجوکیٹڈ ماحول میں رہنے کے باوجود آپ کو پتہ نہیں لگا کہ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے نوک کیا جاتا ہے؟ نورے حازم کو دیکھتے تڑک کر بولی تو حازم خانزادہ دل میں اپنی حرکت پر نادم ہونے کے باوجود دھڑلے سے بولا، تم بھول رہی ہو کہ تم میرے نکاح میں ہو۔ حازم خانزادہ کی بات پر نورے کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ نے جنم لیا۔ وہی نکاح جس کے ہونے پر آپ منہ چھپاتے بھاگ گئے تھے کہ آپ جو اپنے پیارے دادا جان کا بھی آپ کو خیال نہیں رہا۔ نورے طنز کرتی حازم خانزادہ کو لب بھینچنے پر مجبور کر گئی۔ جو بھی کہو نکاح تو ابھی بھی قائم ہے۔ وہ ڈٹائی سے بولتا آگے بڑھتا اس کے نزدیک آنے لگا، اور اب زیادہ عرصہ قائم نہیں رہے گا، کیونکہ دادا جان مجھے اجازت دے کر گئے کہ آپ کی اپنی زندگی میں کسی کو شامل کرتے ہی میں آپ سے علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہوں کہ مجھے بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا اختیار حاصل ہے۔ وہ سختی بھرے لہجے میں بولتی اعتماد سے حازم خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی علیحدگی والی بات حازم خانزادہ کے دل میں تکلیف پیدا کرنے کا سبب پیدا کرنے لگی تھی۔ اپنی اس بدلتی حالت پر حازم نے بغور نورے کا چہرہ جانچا تھا کہ وہ ایک مرد ہوتے ہوئے خود کو اس نکاح کی قید میں پاتا تھا، تو کیا نورے پر ایک لڑکی ہونے کے باوجود اس نکاح کے پاکیزہ بندھن نے کوئی اثرات نہیں چھوڑے؟ جبکہ حازم خانزادہ نے تو سنا تھا کہ لڑکیوں کے دل و دماغ پر ایک بار جس کا نام درج ہو جائے وہ مٹائے نہیں مٹتا۔ حازم خانزادہ کے دل میں جانے کیا سمائی کہ اس نے اپنا ایک ہاتھ بڑھاتے نوری کے نرم و ملائم سا ہاتھ پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور خود سے لگا گیا تھا کہ اس افتاد پر نورے کا وجود ساکت پڑا، جبکہ حازم خانزادہ تو اس روئی جیسی وجود کے گرد اپنی باہوں کا حصار باندھتا کسی اور ہی دنیا میں جا بسا تھا۔ دل و دماغ میں ایسی سکون کی لپٹیں اتریں کہ وہ آنکھیں بند کرتا نورے کے سر پر اپنی ٹھوڑی ٹکا گیا کہ نورے کا قد اس کے مقابلے میں کافی چھوٹا تھا کہ وہ بس اس کے سینے تک ہی آ رہی تھی۔ پلوشا کی شادی ہو جائے تو سوچتا ہوں اس بارے میں بھی، تم فکر نہیں کرو کہ میں بھی اب تنہا رہتے رہتے تھک گیا ہوں۔ دل میں شدت سے خواہش جاگی ہے کوئی ایسا وجود ہو جس کے ہوتے میری ساری بے سکونی اور تھکاوٹ دور ہوتی چلی جائے۔ حازم خانزادہ لبوں پر نامعلوم سی مسکراہٹ لیے اسے اسی طرح اپنے حصار میں قید لیے کھڑا بولا تو اس کے الفاظ پر نورے کا ضبط ٹوٹا تھا۔ وہ غصے سے لال سرخ پڑتی اپنا پورا زور لگاتی کچھ فاصلے پر ہوئی تھی۔ حازم خانزادہ نے اپنا نچلا لب دباتے اس کا لال بھگوبا چہرہ دیکھا تھا، اور یہ دیکھتے حازم خانزادہ کو دلی خوشی ہوئی تھی کہ اسے تنگ کرتے نہ جانے اس کی کس حس کو مزہ آیا تھا۔ نورے نے اس کھڑوس انسان کو غصے سے گھورا تھا جو بے شرموں کی طرح باہوں میں اسے لیے کھڑا تھا اور مستقبل کے سہانے خواب وہ کسی اور کے لیے سجا رہا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ مجھے آپ سے اس بے شرمی کی امید نہیں تھی۔ خود پر حازم خانزادہ کے لمس کا احساس پاتے نورے کا وجود لرزنے سے لگا تھا۔ کیسی بے شرمی ڈیئر؟ میں یہ بے شرمی کرنے کا شرعی اور قانونی حق رکھتا ہوں۔ حازم خانزادہ کاندھے اچکاتا ایک بار پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو چھونے لگا تو وہ جلدی سے پیچھے ہوئی تھی، جس پر حازم خانزادہ تو کھل کر ہنس دیا، جبکہ نورے کو اس سے خطرہ محسوس ہوا کہ وہ امریکہ میں رہتے کچھ اور سیکھا تھا یا نہیں، لیکن بے شرمی ضرور سیکھ کر آیا تھا۔ آپ جائیں میرے کمرے سے۔ وہ اپنا ہاتھ دروازے کی سمت بڑھاتی اسے جالنے کا بولنے لگی تو حازم خانزادہ دوبارہ سے سنجیدہ ہوا تھا۔ جا رہا ہوں، میں بس یہ کہنے آیا تھا کہ اپنی چھوٹی سی جان کو زیادہ کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنی اسٹڈی کی طرف توجہ دو، باقی کے مسئلے مسائل میں دیکھ لوں گا۔ حازم خانزادہ نے ایک نظر کمرے میں موجود اسٹڈی ٹیبل پر بکھری کتابوں کو دیکھتے کہا، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ خود کا خیال آ گیا۔ نورے منہ بنائے بولی تو حازم خانزادہ اس پر ایک گہری نظر ڈالتا پلٹ گیا تھا کہ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ نورے کو بڑا بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ بس ذمہ داری سر پر پڑنے پر انہیں نبھا رہی تھی، جبکہ نورے اس کے کچھ بولتے رویوں انداز اور اس کے آخری خود کے اندر تک اترتی نظروں پر ہکا بکا سی کھڑی رہ گئی تھی۔ نورے سر درد کرنے پر چائے بنانے کے ارادے سے کچن کی طرف آئی تھی جب نگین بیگم کی آواز سنتے اور ان کے منہ سے اپنا نام سنتے اس کے قدم کچن سے باہر رکے تھے۔ حازم، تم نہیں جانتے میں تمہیں واپس آپ سامنے دیکھتے کس قدر خوش ہوں، اور اب جس طرح تم سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے رہے ہو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور اب ایک ہی خواہش رہ گئی، وہ ہے تمہاری شادی۔ تمہیں نورے نہیں پسند، اسی لیے میں نے تمہارے لیے لڑکیاں دیکھی ہیں، بہت پیاری ہیں، بس فکر ہے تو نورے کی کہ کہیں وہ کوئی مسئلہ کھڑا نہ کرتے، مگر پھر سوچتی ہوں کہ وہ نہیں کرے گی کیونکہ وہ اور فراز شاید ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ نگین بیگم خود سے ہی اندازے لگاتی بول رہی تھی تو ان کی آخری بات پر یہاں حازم خانزادہ کا چہرہ سپاٹ پڑا، وہیں نورے لب بھیجے کچن میں چلی آئی۔ تائی جان، آپ کو میرے بارے میں فکر مند ہونے اور کسی قسم کے اندازے لگانے کی ضرورت نہیں، آپ بس اپنے بیٹے کے لیے لڑکی پسند کرتے ان کی شادی کا ارمان پورا کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور ہاں، فراز کو میں نے ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا ہے اور وہ بھی مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہے، اور وہ کسی کو پسند کرتا ہے تو بہت جلد پرپوز کا رشتہ لے جانے والی ہے۔ بغیر جھجکے نورے اپنی بات مکمل کرتی چائے کو بھولتی
वैसे ही वापस अपने कमरे में चली आई कि इस बार उसकी चाल में लड़खड़ाहट सी थी। वो बड़ी मुश्किल से कमरे में दाखिल होती बेड के नजदीक पहुंची थी और बेड पर बैठने के बजाय वो नीचे बैठती चली गई थी। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाया तो रुखसारों पर बहती आंसुओं की नमी हथेलियों पर जमा होने लगी थी। वो जो यहाँ तक आते खामोश आंसू बहाती आई थी, अब तन्हा होते वो बिलक बिलक कर हिचकियों से रो दी थी, जो इस बात का इजहार था कि दिल को लाख पत्थर करने के बावजूद वो अपनी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द हाजिम खानजादा से बेइंतहा मोहब्बत करती है, जो उसका होते हुए भी न जाने कब किसका हो जाए कुछ पता नहीं। उस रात हाजिम खानजादा के अल्फाज और अब नगीन बेगम के मुंह से उसकी किसी और लड़की से शादी का सुनते वो मातम मनाने में लगी थी, जबकि हाजिम खानजादा जो दरवाजे की दहलीज पर खड़ा था उसे जैसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। वो कुछ देर वहां रहने के बाद पलट गया था कि चेहरे पर बहुत सी पुरसोच लगी रही थी। हाजिम खानजादा को लगा था कि नूरे उसके वजूद की नफी कर रही है, उसे उससे इस रिश्ते में जुड़े रहने और अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे बुरा लगा था। वो कुछ गुस्से में अपनी माँ को कुछ कहे बगैर नूरे के कमरे की तरफ चला आया। यहाँ उसे यूं तकलीफ से रोता देख हाजिम खानजादा को दुख हुआ था, तो वहीं दिल में इत्मीनान उतरा था कि वो बस ऊपर ऊपर से ही उससे अलहदगी के दावे करती है। नूरे ने बड़ी मुश्किल से खुद को पलवशा की शादी तक हवेली में रोक कर रखा था, तो उसके बाद वो फौरी अपनी पढ़ाई के लिए हॉस्टल में शिफ्ट होने का इरादा किए हुए थी। असल में ये हाजिम खानजादा की दूसरी शादी की खबरों से फरार की एक कोशिश थी। आज पलवशे का वलीमा था जिस पर जाने के लिए नूरे हल्का फुल्का से तैयार होकर अपने कमरे से निकलती आगे बढ़ी, तो उसी पल हाजिम खानजादा भी उसके हम कदम हुआ था। वो किसी से कॉल पर बात करने में मगन था। जब नूरे ने अपने कदमों की रफ्तार में तेजी लाते उसे आगे बढ़ना चाहा, तो वो भी अपनी रफ्तार में तेजी ले आया और फिर जैसे ही नूरे धीमे पड़ी वो भी चींटी की रफ्तार से चलने लगा। उसे खुद को तंग करते देख नूरे रुककर खड़े होते उसे घूरने लगी थी। अच्छा लग रहा हूं ना? एक सेल्फी लेकर देखता हूँ। वो अपना फोन सामने करते थोड़ा सा हाथ उठा गया तो नूरे की नजर भी ऊपर उठी और ठीक उसी वक्त हाजिम सेल्फी ले चुका था। ये इसमें मेरी तस्वीर आ गई है, खत्म करें इसे फौरन। वो इस बात का अंदाजा होते ही जल्दी से बोली, लेकिन आगे से हाजिम नफी में सर हिलाता फोन की स्क्रीन पर नजरें जमा गया था। परफेक्ट, मैं तो सच में बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। नूरे जो उसके मुंह से परफेक्ट लफ्ज पर हैरत से चौंकी थी, उसके अगले जुमले पर मुंह बना गई। मेरी तस्वीर? नूरे ने फिर से उसकी तवज्जो अपनी तस्वीर पर करानी चाहिए। मैं इस तस्वीर में इतना अच्छा लग रहा हूँ तो अभी डिलीट करने का दिल नहीं है, बाद में कर दूंगा, अभी जल्दी आओ, देर हो रही है। वो अब उजलत जाहिर करता आगे बढ़ गया तो नूरे दुखी दिल से वहीं खड़ी रह गई कि वो एक कजन होने के नाते भी उसकी तस्वीर अपने फोन में नहीं रख सकता क्या। शादी के बाद जैसे ही हाजिम खानजादा शहर की तरफ रवाना हुआ, उसी दिन नूरे भी शहर हॉस्टल में रहने के लिए अपनी माँ को बड़ी मुश्किल से मनाती घर से निकल आई थी। कुछ दिन बाद हाजिम खानजादा का घर चक्कर लगा तो नूरे को कहीं न पाकर वो हैरत का शिकार हुआ और इसके सवाल पर शर्मिंदा सी होते नूरे की माँ ने जब बताया कि नूरे घर से हॉस्टल में जा चुकी है तो वो सख्त गुस्से में आ गया था। वो ऐसे कैसे पूछे बगैर अपनी मर्जी कर सकती है? हाजिम खानजादा पहलू बदलता सख्त लहजे में बोला था। जब उसी वक्त मुलाजिम ने कुछ मेहमानों की आमद का बताया तो वो कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार कर गया। आने वाले मेहमान पलवशा के ससुराली रिश्तेदारों में से थे, जिनका यहाँ आने का मकसद नूरे का अपने बेटे के लिए हाथ मांगना था कि उन्हें और उनके बेटे को नूरे बहुत पसंद आई थी और वो नूरे के निकाह से लालिम थे। इसके बावजूद हाजिम खानजादा की खामोशी टूटने के साथ गुस्से से जब्त भी टूटा था। यहाँ उनके इस रिश्ता लाने पर नगीन के चेहरे पर खुशी आई, वहीं नूरे की माँ परेशान होकर रह गई। किसी के कुछ बोलने से पहले हाजिम खानजादा सर्द लहजे में बोलता उनको जवाब दे गया था। आपको शायद दिल नहीं कि नूरे का निकाह हो चुका है, वो मेरे निकाह में है। 5 साल पहले हमारा निकाह हुआ तो बहुत से लोग इससे लाइल हैं, तो बहुत जल्द नूरे के 18 साल के होते ही हम शादी करने वाले हैं। यकीनन सबको पता चल जाएगा। हाजिम खानजादा दोहरे गुस्से का शिकार हो रहा था। इस वक्त सामने मौजूद मेहमानों और लगे हाथों अपनी माँ को भी जवाब दे चुका था कि वो अपनी जिंदगी में नूरे को कबूल कर चुका है, मगर अब बस नूरे रह गई थी जिसको आज ही वापस लाने का इरादा कर चुका था। मेहमान शर्मिंदा से होते जल्दी वापस चले गए। नूरे की माँ खुशी से हाजिम की तरफ देख रही थी तो नगीन बेगम का चेहरा हैरानी लिए हुए था। जी माँ जी, मैंने दिल से नूरे को अपनी बीवी तस्लीम करते अपनी नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया है। क्या आप खुश नहीं है? वो अपनी माँ के पास आकर बैठते अपनी मर्जी बताते उनकी रजा जानने का भी ख्वाहिशमंद हुआ। मैं खुश हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। वो खुश दिली से मुस्कुराते बोली तो हाजिम खानजादा भी खुलकर मुस्कुरा दिए। ये तो ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं निकल रहा हूँ आपकी बहू को वापस लाने के लिए। वो मुझसे नाराज है तो आप दोनों मेरी माएं मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि वो आसानी से राजी हो जाए। वो शरारत से कहता उठ खड़ा हुआ। दोनों माओं ने दिल ही दिल में उसकी नजर उतारी थी कि अब हाजिम खानजादा और नूरे के दम से ही तो उनके घर में रौनक होनी थी। हाजिम खानजादा सरे शाम ही हॉस्टल पहुंच चुका था और यहाँ आकर उसने नूरे को अपनी बीवी की हैसियत से बाहर बुलवाया था। हाजिम खानजादा की रोबदार पर्सनालिटी देखते कोई सवाल जवाब किए बगैर नूरे को बाहर बुला लिया था और वो जो आज पहले ही दिन अकेलेपन से घबरा गई थी कि हाजिम का नाम सुनते वो हैरान परेशान से बगैर कोई बहस किए चली आई थी। जब उसे देखते ही हाजिम ने उसका हाथ पकड़ते बाहर का रुख किया तो वो बौखलाई थी। ये क्या है, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? वो सख्ती भरे लहजे में बोली, वापस घर, वहां जाकर तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाता हूँ जो बहुत ज्यादा ही अपनी मर्जी करने लगा है। किसी से कोई सलाह मशवरा करना तुम्हारी शान के खिलाफ है क्या? जवाबन वो भी सख्ती से बोलता बगैर रुके आगे बढ़ता चला गया। वो मेरा सामान, नूरे ने पीछे की तरफ इशारा किया, फिर आकर ले जाएंगे।
हाजिम खानजादा ने अपनी गाड़ी करीब आकर नूरे को फ्रंट सीट पर बिठाते जवाब दिया। तब सिवाय सब्र के नूरे के पास और कोई चारा नहीं था। किसके कहने पर लेने आए हैं? नूरे संजीदा सा चेहरा लिए बाहर देखती सवाल कर गई। अपने दिल के कहने पर। फट से जवाब मिलने पर नूरे ने आंखें फाड़े उसके अल्फाज अपने दिमाग में फिर से दोहराए। नूरे ने उसके जवाब को सीरियस नहीं लिया था। कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? वो अपना सवाल बदल गई। तुम्हारे दूसरे घर, अगर तुम्हें पढ़ना है तो वहां रहकर पढ़ो। हाजिम ने एक नजर नूरे के उलझे उलझे चेहरे पर डाली। वो यकीनन अपने शहर वाले घर की बात कर रहा था। तर्स खा रहे हैं मुझ पर या फिर हमदर्दी? वो फुल कॉन्फिडेंस से उसकी तरफ रुख करते पूछने लगी। ना ही तर्स और ना ही हमदर्दी है, ये बल्कि मोहब्बत की शुरुआत है। वो भी एक जगह गाड़ी रोकते मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। आपके लिए ये सब इतना आसान है? किसी को छोड़कर जाना फिर अपना लेना? वो इस्तेजाब भरे लहजे में सवाल कर गई कि दिल में हाजिम को किसी भी बात को लेकर शर्मिंदा न देख वो दुखी हुई थी। बहुत मुश्किल है, इसलिए तो तुमसे माफी मांगते तुम्हें खुद से अपने लिए मांग रहा हूँ। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। वो हिचकिचाहट के बगैर माफी मांग गया तो नूरे को समझ नहीं आई कि वो अब क्या बोले। तब हालात ऐसे थे कि गुस्से में समझ ही नहीं आया कि क्या कर रहा हूँ। तुम्हें पता है नूरे, जब तुम पैदा हुई थी तब से ही दादा की तवज्जो अपनी तरफ खींच गई थी और उनकी ये बटी तवज्जो मुझे शुरुआत से जलन का शिकार कर गई थी। और फिर हर बार मुझे लगने लगा कि दादा जान तुम्हें मुझ पर फाकियत देने लगे हैं और फिर तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ अपने सामने रखने के लिए वो जिस तरह मुझे निकाह के लिए कहने लगे तो दिल में बेख्तियार उनके लिए शिकवा पैदा हुआ कि वो अब भी तुम्हारे लिए ही सोच रहे थे। वो अपने दिल की हालत बयान कर रहा था। तो फिर इस सब के बावजूद कैसे कबूल कर रहे हैं मुझे, या फिर दादा जान की ख्वाहिश पर दिल को झुका रहे हैं? वो धड़कते दिल से बोली थी। हाँ, दिल को झुका तो रहा हूँ, मगर सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में। अपने गुस्से और जलन में तुम मेरे दिलो दिमाग पर ऐसी छाई हो कि अब वही दिलो दिमाग तुम्हारे आदी बनते चले गए हैं और आदत मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है। उसका लहजा और अल्फाज उसके सच्चे होने का यकीन दिला रहे थे। नूरे भी ज्यादा अकड़ नहीं दिखा सके कि जब वही दिल का मकीन था तो ऊपर ऊपर से क्या गुस्सा करती कि उसके बगैर गुजारा भी तो नहीं था। बस ऐसी है आपकी मोहब्बत कि रूखा फीका सा इजहार करके काम निपटा लिया। दिल ही दिल में खुश होते वो अब की बार मसनूई खफकी से बोली तो वो आगे से हंस दिया था। नहीं मलका आलिया, आपके लिए आपके शान शान तैयारी की गई है, वहीं जा रहे हैं हम। मुस्कुराते लहजे के साथ वो गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर गया था। हाजिम खानजादा नूरे को लिए साहिल समंदर पर आया। यहाँ मुख्तलिफ पर्दे लगाते लाइटिंग करते थोड़ी सी जगह को बहुत खूबसूरत सा बना दिया गया था। नूरे इस नाचीज की तमाम गलतियां माफ करते हुए, क्या तुम मेरी बनना पसंद करोगी? वो जमीन पर अपना घुटना टिकाए उसका हाथ पकड़े उसे प्रपोज कर रहा था। नूरे इन लम्हों की खूबसूरती में कैद हुई थी। वो धीरे से सर हिला गई तो हाजिम ने मुस्कुराते उसकी उंगली में रिंग पहनाई थी। बहुत प्यारी है। अपनी उंगली में चमकती डायमंड रिंग देखते हुए चहकते हुए बोली तो हाजिम उठ खड़ा हुआ और खड़ा होते उसको झटका देते खुद से लगाते उसकी बोलती बंद कर गया। मगर तुमसे कम कि मुझे तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लगने लगी है। उसे अपने हिसाब में लिए आसूदगी से बोलते आंखें बंद कर गया। शुक्रिया हाजिम, मुझे ये खुशी देने के लिए। दादा जान हमें साथ देखते तो बहुत खुश होंगे। वो मुतमईन लहजे में बोलती उसके सीने पर सर रख गई थी।